मौका आता है घर खरीदने का तो अधिकांश लोग देखते हैं होम लोन की तरफ। होम लोन की पूरी एबीसीडी, पूरी कुंडली आपके लिए। होम लोन कैसे डिफाइन करेंगे? इतना अच्छा दोस्त है कि 10 साल के लिए जब उधार लेती है गवर्नमेंट 6.5 पे लेती है और फिरोज 7.3 पे लेता है। फिरोज की भी उतनी औकात गवर्नमेंट जितनी। कोई डेफिनेट उम्र है कि आप होम लोन उस समय तक ले लें? कौन सा आप घर खरीद सकते हैं, कितने का होम लोन ले सकते हैं, इस आधार पे एक नियम लगाते हैं। डाउन पेमेंट वाला पार्ट है, फंसता वहां पे। अगर आपने इमोशनल होके लिया है तो ये शायद एक ट्रैप बन सकता है। 21 साल का लोन 20 साल में सलट जाएगा। 1 साल की ईएमआई के डिस्काउंट मिला है मुझे। कैसे डिसाइड करें कि मुझे कहां से लोन लेना चाहिए? ब्याज दर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है होम लोन में स्पेशली। कितने हिडन और एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं? बैंक आपका लोन प्रोसेस करने का चार्जेस लेती है, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है। होम का भी इंश्योरेंस करना पड़ेगा, ये तो हमारे लोन में मैंडेटरी है, तो फिर ये भी बंदे के ऊपर आता है। गलत कहाँ होता है, बैंक कहती है कि ये दोनों इंश्योरेंस आपको मुझसे ही खरीदना है। क्रेडिट स्कोर की बात की, तो उसका कैसे कोई ध्यान रख सकता है? 2 साल पहले से तैयारी करें, अपनी क्रेडिट स्कोर को मॉनिटर करें, ऐसा क्रेडिट बिहेवियर करेंगे उससे डेवलप हो क्रेडिट स्कोर। आप वक्त वक्त पे देखते रहें और आपको कहीं फायदे वाली चीज दिखाई दे तो फिर आप शिफ्ट करें। साल में एक बार एक कोशिश तो आपको जरूर करनी चाहिए। सारी बातें, कैसे लेना है, किससे लेना है, किस तरीके से लेना है, कैसे उसको चलाना है और कैसे उसमें भी बचत कर लेनी है। हेलो, वेलकम एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं द रियल एसेट शो, जहां पर रियल बातें होती हैं और रियल एसेट के बारे में ही हम बातचीत करते हैं, फिर वो रियल एस्टेट ही क्यों ना हो। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट। थैंक यू वेरी मच। चाहे टीवी हो, चाहे डिजिटल मीडियम हो, आपका प्यार लगातार बरस रहा है। और हाँ, इंस्टाग्राम पे आप हम 2 मिलियन का परिवार हो चुके हैं, वहां पर भी आप इस शो की झलकियां देखते हैं। तो जनाब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कीप मैसेजिंग अस। आपके मैसेज हमें और इम्प्रूव करने का मौका देते हैं। शो आपको पसंद आता है, इसलिए थैंक यू वेरी मच। और आज कह लीजिए थोड़ी पब्लिक डिमांड ही थी, उस पर ये शो लेकर आए। वैसे तो हम इन डेप्थ एनालिसिस हर बार करते हैं शो पे, रियल एस्टेट का कई रिपोर्ट्स लेकर आते हैं, हर वर्टिकल को छूने की कोशिश होती है, लेकिन आज एक ऐसी चीज़ को टच करेंगे जो बेहद कॉमन भी है और बेहद ज़रूरी भी है और शायद सबके काम की भी है। दैट इज़ द होम लोन। जी हाँ, क्योंकि अब फेस्टिव सीज़न की शुरुआत हो चुकी है हिंदुस्तान में और यहाँ से वो जो घर खरीदारी का सिलसिला, जो साल भर हम मन बनाते हैं, इंतज़ार करते हैं कि फेस्टिव सीज़न आएगा तो उसमें ये शुभ कार्य करेंगे। और जब मौका आता है घर खरीदने का तो अधिकांश लोग देखते हैं होम लोन की तरफ। और वो देखिए, कहने सुनने के लिए एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन जब लेने जाते हैं ना तो फिर पसीने छूट जाते हैं। समझ नहीं आता कि किससे लें, कैसे लें, कौन सी चीज़ें, क्या हिडन कॉस्ट, कैसा ये इसका टेन्योर सिलेक्ट करेंगे, फ्लिक्स, फ्लोटिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सुनने में और समझने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो आज होम लोन की पूरी एबीसीडी, पूरी कुंडली आपके लिए लेकर हाजिर हैं और इसमें हमारी मदद करेंगे 2 बेहद खास मेहमान। तो हम स्वागत करते हैं फिरोज अजीज साहब का, जो कि जॉइंट सीईओ हैं आनंद राठी वेल्थ के और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और साथ ही हैं हर्षवर्धन रूंगटा साहब, सीएफपी रूंगटा सिक्योरिटीज। आपसे भी हम लगातार लोन्स पर बातें करते रहते हैं, आज आपसे थोड़ा और ज्ञानवर्धन करेंगे। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला एक छोटा सा सवाल आप दोनों से एक एक करके लेता हूं कि होम लोन को कैसे समझें। होम लोन फिरोज साहब एक शादी है जो एक बार आपने कर ली, तो अब आजकल की शादियां तो कितनी टिकती है नहीं पता, लेकिन इसे आपको 15-20 साल टिकाना पड़ेगा। या फिर होम लोन एक ऐसा बच्चा है कि जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, 20 साल का वयस्क नहीं हो जाता, तब तक उसे बच्चे की तरह देखभाल करनी होगी, फिर वो अपने पांव पे खड़ा होगा, मतलब आपका साथ छोड़ देगा। कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए विपिन जी, एक बच्चा नहीं कहूंगा, एक दोस्त कहूंगा। ओके, ना कि स्पाउस कहूंगा। क्योंकि दोस्त इसीलिए कहूंगा कि दोस्त आपकी जिंदगी में रहते हैं, काफी बार हट भी जाते हैं। हाँ जी। कभी आपने कहीं और दूसरे शहर में चले जाते हैं, दोस्ती टूट भी जाती है, कॉलेज वालों से दोस्ती कभी रहती है नहीं रहती है। क्यों ये कहूंगा? क्योंकि देखिए आपने होम लोन ले लिया, आप 30 की उम्र में आपने घर खरीद लिया। अब क्या होता है कि 35 में आपको लगता है कि 50 तक की उम्र क्या मेरा होम लोन चल रहा है, 35 में आपने कहा कि यार अब मुझे बड़ा घर खरीदना चाहिए, तो ये आप बेच देते हैं। तब तक 35 तक आप कुछ सेविंग भी कर चुके होते हैं। सो कुल मिला के इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो दोस्त की है। ओके, उसका सहारा भी दोस्त का है, क्योंकि इतना काम आता है कि आज इंडिया के गवर्नमेंट बोरो करती है ना, 10 साल के लिए जब उधार लेती है गवर्नमेंट 6.5 पे लेती है जी। और फिरोज 7.3 पे लेता है। मतलब गवर्नमेंट के करीबन करीबन उतने के ब्याज में फिरोज की भी उतनी औकात गवर्नमेंट जितनी। राइट, इतना अच्छा दोस्त है कि आपको ऐसा नहीं कहता जैसे पर्सनल लोन होता है, गवर्नमेंट 6.5 पे बोरो करती है, पर्सनल लोन इंसान 14 पे बोरो करता है। जी। वो दुश्मन होता है, वो दुश्मन है। ये दोस्त है। राइट, वेल सेड फिरोज सर। हर्ष जी,
तो आप क्या कहेंगे, दोस्त, बच्चा, बीवी, व्हाट? तो वेल विपिन जी, मैं कहूंगा कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आई थिंक एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, जिससे एक आम आदमी को एक घर खरीदने का जो सपना है वो पूरा हो रहा है। अगर हम पुराने जमाने में देखते थे, लोगों की पूरी जिंदगी कमाने में लग जाती थी और रिटायरमेंट के टाइम पे प्रोविडेंट फंड या जो भी इकट्ठा हुई थी, पूरी जिंदगी भर की कमाई थी, वो इकट्ठा करके उस समय वो घर खरीद पाते थे। सो होम लोन एक ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे ही आपने काम करना शुरू किया, आपका वो ऐसा एक साथी बन जाता है, आप दोस्त कह लें। जैसे फिरोज ने कहा कि वो आपको उस समय आपके सपोर्ट में आ जाता है, ताकि आप जैसे ही कमाने लगे, आपको आपके हाथ में लोन आ गया, आपने घर खरीद लिया, और वो लोन आप जब तक कमाते हैं तब तक आप उसे भरते रहें। सो आई थिंक एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट इंडिया का, अगर मैं कहूँ तो ये पारेख साहब ने, जो हम बोलते हैं, जो एच.टी. पारेख हैं, जो फादर ऑफ होम लोन्स इन इंडिया हैं, उन्होंने अगर ऐसा रेवोल्यूशनरी एक काम किया, तो आई थिंक सभी हिंदुस्तानियों को शुक्रगुजार होना चाहिए कि ऐसा एक ऑप्शन मिला है, जो आपको पूरी जिंदगी कमाने के बाद नहीं खरीदना पड़े। आप अपना घर पहले खरीद लें और पूरी जिंदगी उसे फिर भरते रहें। उसका लोन का ईएमआई भरते-भरते आप एंड में आपका लोन आपके पास आए, आपका लोन पूरा रीपे हो जाता है। ठीक है जी, चलिए, तो ये हुई होम लोन की कहानी कि उसका रिश्ता आपके साथ कैसे बनेगा, क्योंकि लंबा रिश्ता होता है, राइट? अभी एक तरीके का क्विक फायर राउंड होगा जो लगातार चलेगा। जो सवाल मेरे मन में आते जाएंगे, अपने दोनों मेहमानों से मैं पूछता चलूंगा और ये आपको रिप्रेजेंट करेंगे। यानी एक आम व्यक्ति के सवाल क्या क्या मन में आ सकता है जब आप लोन लेने जाते हैं। फिरोज साहब, चूंकि आपने एक कहा कि मैंने इतने साल में ले लिया, उतने साल में, मैं पहला सवाल यहीं से ले लेता हूं। क्या कोई डेफिनेट उम्र है कि आप होम लोन उस समय तक ले लें, लेट हो गए तो फिर ये भारी पड़ जाएगा? क्या इसका कोई गणित है? विपिन सर, वो गणित एज से ये सीमित नहीं है। जैसे इन्वेस्टमेंट होता है, हम एज से डेफिनेटली इमीडिएटली कोरिलेट करते हैं। होम लोन की जो गणित है, कौन सा आप घर खरीद सकते हैं, कौन कितने का होम लोन ले सकते हैं, इस आधार पे, दो आंकड़ों के आधार पे हम वो एक नियम लगाते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन भी बड़ा जरूरी है जब उधार ले रहे हो। तो एक तो आपकी जो कमाई है उसका 1/3 से ज्यादा का ईएमआई नहीं होना चाहिए होम लोन का। ओके। अगर आपके बैंक अकाउंट में आफ्टर टैक्स 100 रुपए आते हैं, तो 35 रुपए से ज्यादा आप ईएमआई में, होम लोन की ईएमआई में नहीं दे सकते। दैट्स ठीक है, पॉइंट 1। ठीक है। पॉइंट 2, ये अगर कर सके तो बहुत बढ़िया। आपका घर की जो वैल्यू है वो आपकी एटलीस्ट फाइनेंशियल एसेट्स हों, तो उससे दुगनी, आप उससे ज्यादा की लोन नहीं ले सकते। एक इंसान मैंने देखा, उसकी टोटल बैलेंस शीट है 1.25 करोड़ की, उसने 7 करोड़ का घर खरीद लिया। ओ, तो एक देखें, रिलेशन देखें कि किस कदार पे लेना है। मैं आपको कहता हूं कि मैं लास्ट मंथ तक किराए पे रहता था, ओके। और मैंने होम लोन नहीं लिया था। फिर मैंने ये मेरे ऊपर के 2 फ्लोर मिल गए, तो मैंने कहा 4 फ्लोर एक साथ खरीदूंगा। तो वो जो डिले किया मैंने और फाइनेंशियल एसेट्स बिल्ड किए, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। 1-2 फ्लोर मुझे फ्री में मिल गए, ना कि मुझे ये एक डुप्लेक्स में रहता हूँ। तो पॉइंट ये कह रहा हूं कि आपको ये देखना है कि जल्दबाजी नहीं करनी है। अच्छा दोस्त है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो ही नहीं क्रिएट किया और सीधे अपने 7 करोड़ का घर खरीद लिया, 5 करोड़ का घर। सो मेक श्योर दैट आपके जो घर खरीद रहे हैं उसके एटलीस्ट आधे आपके कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। ओके, तो ये एक अच्छा थंब रूल है कि आप जितने का घर खरीद रहे हो उतनी फाइनेंशियल एसेट की आपके पास आधे की एटलीस्ट बैकअप हो। और साथ में ये भी एक और चीज आपने जो बोली वो कि आपकी इनकम से इनकम 1/3, 1/3 उससे ज्यादा मामला ना निकले, राइट? इसका एक और एसेंशियल पार्ट होता है, आप अगर इसमें कुछ जोड़ना चाहें तो हर चीज तो जोड़ भी सकते हैं, जो 2 थंब रूल बताए यहाँ पर सर ने। उसके अलावा एक हिस्सा होता है डाउन पेमेंट। अक्सर असली दिक्कत आदमी को वहीं आती है। शायद होम लोन आसानी से मैनेज हो जाता है, लेकिन वो जो 20% या 25% वाला डाउन पेमेंट वाला पार्ट है, फंसता वहां पे। जी हाँ विपिन जी, एब्सोल्युटली राइट। इनफैक्ट अगर हम कोई भी एक घर की बात करें, जो एक एवरेज इंडियन अगर कोई घर खरीदे, तो वो कई करोड़ों में जाता ही है। अगर हम मेट्रोस की बात करें पर्टिकुलरली, तो उसका अगर आपको 20% देना है, तो मान लीजिए मैं 1 करोड़ की बात करता हूँ फिलहाल, आपको 20% देना है, तो 20 लाख रुपए आपको डाउन पेमेंट के रूप में देने हैं, और 80 लाख रुपए का आपका लोन रहेगा, जिसकी ईएमआई आपको सर्विस करनी है। सो 2 बातों का ध्यान रखना है। मैं अगर एक नंबर्स के साथ में अगर मैं बात करूं, तो पहला है कि आपके पास 20 लाख रुपए, इस एग्जाम्पल में आपके पास 20 लाख रुपए इकट्ठे होने चाहिए, ताकि आप उसे डाउन पेमेंट के रूप में दे सकें। अगर आपने कोई और गोल्स के लिए सेव किया है, मान लीजिए आपने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए सेव किया हुआ है और वो अगले 5 साल में आने वाला है, और आप अगर वही पैसा डाउन पेमेंट में यूज कर रहे हैं,
तो इतना बहुत केयरफुली इवैल्यूएट करिए कि 5 साल बाद जब आपके बच्चों की पढ़ाई की फीस भरने का आपका टाइम आएगा, जिसके लिए आपने ओरिजिनली सेव किया था, अगर कोई कारण से आप वापस वो 20 लाख रुपए इकट्ठा नहीं कर सके, तो उनकी पढ़ाई पे क्या असर आएगा? सो होम बाइंग एक इमोशनल डिसीजन होता है, तो इसीलिए मैं ये पॉइंट को हाइलाइट कर रहा हूँ। हम अक्सर देखते हैं कि हम जितनी इकट्ठा राशि होती है, हम बोलते हैं, घर मिल रहा है, घर लेना है, हमारी पसंद का है, तो क्यों ना मैं एक बार सारे पैसे निकाल दूँ, 5 साल बाद देखा जाएगा, बच्चों की जब पढ़ाई का आएगा तब देख लेंगे उस समय। तो ये कई बार एक बहुत डेंजरस ट्रैप बन जाता है कि आप जो गोल के लिए सेव कर रहे थे, उससे डेविएट कर गए। दूसरा एक फाइनेंशियल कैलकुलेशन बताना चाहूँगा जो ध्यान में रखने की ज़रूरत है। एक है कि होम लोन आप भले ही 1 करोड़ का ले लेंगे, एग्ज़ाम्पल अगर नंबर का लूँ मैं आपसे कि 1 करोड़ का आपने लोन लिया है, उसमें आपको मान लीजिए 8% पे मिला है और 20 साल का लोन है। आपकी ईएमआई जो आएगी वो करीबन 84,000 रुपीज़ आती है, ये 8% से जो आप 20 साल का लोन लिए हैं। अब ये 84,000 रुपीज़ आप हर महीने 20 साल के लिए भरने वाले हैं। सो 20 साल के बाद अगर आप टोटल कैलकुलेशन करते हैं कि आपने कितना वापस दे दिया, टोटल अमाउंट जो आप भरेंगे बैंक को वो होगा 2 करोड़ रुपए। तो आपने लिया था 1 करोड़ का लोन, उसमें ब्याज के साथ में जो आपने 20 साल के उपरांत भरा है उनको, वो हो जाता है 2 करोड़। तो आपकी घर की वैल्यू जो 20 साल बाद होगा, आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो हो गया 2 करोड़ रुपए। तो अगर आप सेल्फ ऑक्यूपेंसी के लिए ले रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टमेंट के रूप में ले रहे हैं, तो उसे आपको बहुत ध्यान से सोचना है कि क्या ये डाउन पेमेंट आप कर रहे हैं, ये कोई और पर्पस के लिए है? ईएमआई जो आप भरने वाले हैं, क्या वो मेरी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के विद इन माय कैपेबिलिटी है कि नहीं है? और मैं अगर लोन का इंटरेस्ट देता हूँ, तो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डबल हो जाता है। तो ये सारे पहलुओं को अगर आप ध्यान में रखते हुए अगर लोन लेते हैं, तो एक अच्छा डिसीजन होगा। अगर आपने इमोशनल होके लिया है, तो ये शायद एक ट्रैप बन सकता है। राइट। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो सभी दर्शक समझ लें कि आप जो लोन लेते हैं उसका करीब दोगुना या सर्टेन टाइम तो उससे भी थोड़ा ज्यादा आपको चुकाना पड़ता है, चूंकि लंबी अवधि में रहता है। उस दौरान आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता है, और जैसा हर्ष जी कह रहे थे, चूंकि आप उसमें रहते हैं तो आपका उपयोग होता है, किराया बचता है, और भी थोड़े से इमोशनल चीजें जुड़ी हैं, खुद का घर, उस प्रपोर्शन में वो चीज सही बैठती है। लेकिन बहुत सारे लोगों को हमने पिछली रियल एस्टेट साइकिल्स में फंसते हुए देखा है, जब उन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट के चक्कर में लोन उठाए और फिर वो फंस गए। आगे इसकी भी बात करेंगे, लेकिन अजीत साहब, अब फिक्स फ्लोटिंग जैसी भी कुछ चीजें, जितना मुझे अंदाजा है इन दिनों तो शायद अब चीजें वो सीधे आरबीआई की ब्याज दरों से जुड़ गई हैं, लेकिन फिर भी अभी भी होम लोन के टाइप्स में जब ब्याज दर की बात आती है उसको कैसे समझें? विपिन जी, जैसे आपने कहा फिक्स्ड और फ्लोटिंग, ये दोनों शब्दावली आपको समझा देती है क्या चीज। फिक्स्ड मतलब यार ब्याज दरें अगर फिक्स्ड कोई दे पाता कि 15 साल के लिए ब्याज, अगर समझो अभी तो ब्याज दरें कम हुई हैं 6 महीनों में, तो आपने कहा कि भाई अगले 20 साल का मेरा ब्याज फिक्स कर दो। तो अगर ब्याज फिक्स हो जाता 7.5 पे, 7.25 पे, तो उसको कहते हैं फिक्स्ड लोन। दूसरा है फ्लोटिंग, जो कि यार ब्याज दरें आरबीआई और घटा दे तो घट जाएगा, आपका 7.5 से 7 हो जाएगा या 7.5 से 8 भी हो जाएगा अगर आरबीआई ने बढ़ा दिया ब्याज, उसको कहते हैं फ्लोटिंग रेट। अब अगर फ्लोटिंग रेट होता है तो किस आधार पे चेंज होगा? रेपो रेट से भी काफी आधार पे चेंज होता है, किसी की प्राइम लेंडिंग रेट से चेंज होता है, पीएलआर से चेंज होता है। तो चेंज होने वाले को फ्लोटिंग कहते हैं, और फिक्स्ड जिसको ब्याज दरें सेम रहती हैं। बट एक्चुअली हकीकत में होता क्या है कि काफी बैंक्स आपको कहती हैं कि पहले 2 साल का मैं फिक्स कर दूंगा, राइट। क्योंकि उनको भी एक अंदेशा होता है कि यार अगले 2 साल ठीक है ब्याज दरें बढ़ेंगी नहीं। कोई भी 20 साल का फिक्स्ड दे नहीं रहा है आज की डेट में। 2006 के समय में जब मैं एबीएन एमरो में काम करता था तो मिलता था 10 साल का फिक्स्ड लोन मिलता था। तो अब ब्याज दरें फिक्स्ड करने के बाद बैंकों ने बड़ा नुकसान किया। जब ब्याज दरें वापस बढ़ गई तो उनके नुकसान हो गए, यार हमने तो सस्ते में पैसे दे दिए लोगों को। तो कुल मिला के फिक्स्ड और फ्लोटिंग का एक हाइब्रिड सा आजकल बना हुआ है, तीसरा मेथड है। पहले 1-2 साल फिक्स्ड होता है, कम जब ब्याज हो तब आप एटलीस्ट 2-3 साल की फिक्स्ड करा लें। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। तो लेना किस तरह का लोन चाहिए? मेरे हिसाब से जितना आपको फिक्स्ड मिल जाए आज के समय में, हम 5.5 के रेपो में हैं, 7.5 पे लोन मिल रहे हैं। मैं कहूंगा कि अगले 10 साल का अगर कोई फिक्स कर दे तो मैं 7.5 10 साल का फिक्स करता, क्योंकि एवरेज इंटरेस्ट रेट मेरे हिसाब से 7.5 से ज्यादा हो सकती है अगले 10 साल के। ओके, ऐसे कोई प्रोडक्ट हर्ष मार्केट में रहते हैं, मतलब अभी जो थोड़ा बहुत पीरियड फिक्स कर दें फिर आपको थोड़ी स्टेबिलिटी दे दें, या फिर सब लोग रेपो रेट से ही कनेक्टेड होते हैं? अमूमन जो 99% जो लोन इशू हो रहे हैं, जो लोन दिए जा रहे हैं लेंडर्स की तरफ से, वो फ्लोटिंग रेट ही है।
आप जैसे अगर आप बैंक से पूछेंगे कि मुझे एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो जैसे हमने अभी बात की कि उसका एक पीरियड होता है, आपका लोन भले 20 साल का होगा, लेकिन आपको जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है, वो सिर्फ 2 या 3 या 4 साल के लिए ही होगा। उसके बाद वो ऑटोमैटिकली कन्वर्ट हो जाता है फ्लोटिंग रेट पे। तो ये एक नियम है अभी आज की तारीख में, बहुत मुश्किल है कि कोई आपको पूरे टेन्योर के लिए फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे देगा। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। तो एंड इन फैक्ट आई वुड से कि इतना चांस अगर आप लेना चाहें तो वर्थ इट है, क्योंकि हम एक सॉफ्टनिंग इंटरेस्ट रेट जेनरिकली अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट कम होने चाहिए। रहेंगे, नहीं रहेंगे, आरबीआई कितना कट कर पाएगा वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन इन जनरल अगर हम कोई भी डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें और इंडिया अगर डेवलपमेंट की तरफ उस तरफ जा रहा है तेजी से, तो हम ब्याज दरें जो हैं वो 8, 9, 10% पे नहीं देख सकते। तो ब्याज दरें सॉफ्ट रहेंगी या कम होगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर आप एक नई जॉब में हैं, मान लीजिए आप ऐसी कोई सिचुएशन में हैं जहां आप चाहते हैं विजिबिलिटी, आप बोलते हैं कि भाई मुझे 2-3 साल तक का मेरा आउटफ्लो फिक्स हो जाए, मैं नहीं चाहता कि बार-बार मेरे ईएमआई बदलती रहे या मेरा इंटरेस्ट रेट बदलते रहे, तो आप अपने लेंडर से बात करिए, उनसे कहिए कि मुझे जितना हो सके आप फिक्स्ड रेट करिए फॉर व्हाटएवर पीरियड, 2 साल, 3 साल, उसके बाद आप स्विच कर लीजिए। तो ये उनके लिए काम आता है जो अपने जॉब में सेटल हो रहे हैं, जो चाहते हैं कि एक एक फिक्स्ड अमाउंट मुझे पता हो और इतना मुझे प्रोविजनिंग करके रखना अगले 2 साल के लिए। तब तो आप बैंक शिफ्ट कर देते करेंगे हैं, ऐसा बोलने पे बैंक दे देते हैं आपको? जी हाँ, उनके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि क बैंक्स बिल्कुल भी वो प्रोडक्ट ऑफ़र करती ही नहीं है। लेकिन अगर आप जाके पूछते हैं अपनी बैंक से, तो अगर उनके पास वो ऑप्शन है, तो वो डेफ़िनिटली आपको ऑफ़र करेंगे। लेकिन एक चीज़ है ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होगा, वो ज़्यादा होगा। मान लीजिए फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट आज आज की तारीख में लेते हैं और वो 8% होता है एक उदाहरण के रूप में। अगर आप ये फिक्स्ड पीरियड के लिए जाएँगे, तो हो सकता है वो आपसे 9% 2 साल का लेंगे और फिर उसके बाद फ्लोटिंग रेट पे कर देंगे। तो जब भी आप वो फिक्स्ड करने की बात करते हैं, वो इंटरेस्ट रेट करंट या मौजूदा जो फ्लोटिंग रेट होगा, उससे ज़्यादा होता है। हाँ, और यहीं पे फिर कंफ्यूजन आ जाएगा कि जैसे ही बैंक वाला बोलेगा कि 9% लाओ, तो आपको लगेगा कि फिर भाई मौजूदा 7.5% पर ही ले लूं। वेल, तो अब आ गई बात बैंकों तक। फिरोज साहब, अब बैंक मतलब लोन लेना है आपको, होम लोन, तो फिर 3-4 ऑप्शन दिखाई देते हैं। सरकारी बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, एचएफसीज हैं, एनबीएफसीज हैं। कैसे डिसाइड करें कि मुझे कहाँ से लोन लेना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा है कि मेरा ब्याज कितना होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि मेरी प्रोसेसिंग फी कुछ है तो कितनी है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इग्नोर्ड है कि अगरचे मुझे क्लोज करना होगा तो कितना पेनल्टी लगाओगे। ओके। ये 3 आधारों पे चुनते हैं। मेरे हिसाब से अगर मुझे लगता है कि 20 साल लोन चलने ही वाला है, तो लास्ट इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, प्री क्लोजर की संभावना कम हो तो मैं तो जब भी लोन लेता हूं पहले प्री क्लोजर देखता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ भी लिखा लेती है लोग। मैं मानेंगे नहीं, किसी ने अगर सिक्योरिटीज पे कोई शेयर पे लोन लिया था, उसमें लिखा हुआ 6% की प्री क्लोजर लोन है 3 साल तक। क्या लॉजिक है भाई? 6% की लोन प्री क्लोजर इसने लिखा लिया एनबीएफसी ने। अब किसी ने पढ़ा नहीं, उसने 25 पैसे का कम ब्याज दिया तो आदमी ने कहा खुश होकर जो मर्जी फाइन प्रिंट पे साइन करते गए। 20 पेजों का अग्रीमेंट आता है, उसमें लिखा हुआ है 6% प्री पेनल्टी। मतलब कोई इंतहा होनी चाहिए, कोई रेगुलेशन होना चाहिए, नहीं है। तो इसीलिए बायर बीवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेसिंग फी भी काफ़ी सटल होती है, तो उसको भी, उस पर भी नज़र दें। बट ब्याज दर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है होम लोन में स्पेशली, क्योंकि संभावना नहीं है कि आप 5, 7, 10 साल तक क्लोज करें। मोस्टली नहीं होता है। 5% लोग ऐसे भी होंगे जो प्री क्लोज कर लेते हैं, 90-95% चलाते हैं। तो ब्याज दरों पे कटौती बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर नेगोशिएशन भी होती है। मैंने अभी लिया एक लोन, क्योंकि मुझे टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, तो मैंने बहुत नेगोशिएट किया। पहले कोर्ट और लास्ट कोर्ट में ऑलमोस्ट 70 पैसे का फर्क था। 8% बोला और मैंने लोन लिया 7.3 पे। ओके, तो आपने कैसे कन्विंस किया उनको? मैंने कैसे कन्विंस किया? 2-4, आपने आज की टेक्नोलॉजी का ये दौर है, आपने डाउनलोड करने, कोट लेने 4 बैंकों से, देख भाई ये 10 पैसा कम दे रहा है, फिर उसको 10 पैसा लेके आए, फिर वापस और 10 पैसा। तो आपने वो 10-20 पैसा करके अगर आपने नेगोशिएट किया तो आप एटलीस्ट साल भर का ईएमआई बचा चुका हूं मैं इस नेगोशिएशन। बोलते हैं 75 पैसे 70 पैसे में होगा क्या, 21 साल का लोन 20 साल में सलट जाएगा। तो 1 साल की ईएमआई के डिस्काउंट मिला है मुझे वो 75 पैसे में। राइट, सो यू हैव टू नेगोशिएट। और सबसे बड़ा नेगोशिएशन और एक भी कर सकते हैं आप, जिसमें इस हर बैंक इसको अलग अलग किस्म का प्रोडक्ट बोलती है। थोड़ी बैंक, ज्यादातर बैंक इसको होम क्रेडिट अकाउंट बोलते हैं। ये सबसे अच्छी चीज मुझे समझ में आई थी बहुत सालों पहले। एक बार छोटा सा लोन लिया था। होम क्रेडिट अकाउंट वो होता है कि अगर समझो कि आपने लोन ले लिया, 1 करोड़ का लोन ले लिया,
बट आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं लोन लेने के बाद, तो ये 5 लाख रुपए अगर आपके सेविंग अकाउंट से निकाल के अगर इस अकाउंट में डाल देते हो ना, एक दिन के लिए भी उस दिन का ब्याज नहीं लगता। ओके। तो आपको काफी बार पैसे आते हैं, किसी ने आपको बोनस मिला तो आपने इमीडिएटली इधर ट्रांसफर कर दिया, तो उस दिन का ब्याज। तो इससे आपकी काफी ब्याज की बचत होती है, बिकॉज बैंकों में पैसा पड़ा रहता है, यूं ही पड़ा रहता है। वीकेंड पे पड़ा है आपको पैसा, मंडे को कट करना है, तो आपने फ्राइडे को ट्रांसफर कर लिया, 2 दिन ब्याज नहीं लगा आपको उतने अमाउंट का। राइट। अक्सर फाइनेंशियल प्लानर्स या आप जैसे जो विद्वान आते हैं हमारे पास, वो ये बात करते हैं कि आप वो पैसा उठा के इस वाले अकाउंट में रख दीजिए, उससे आपको होम लोन में काफ़ी बचत होती है। इस पॉइंट को थोड़ा और इलोबरेट करते हैं आगे चलते हुए। और जो अभी बात कर रहे थे फिरोज साहब, उसमें एक अपडेट दे देता हूँ दर्शकों को कि अब आरबीआई का एक डायरेक्टिव आ गया है जिसमें वो कह रहे हैं कि, और ख़ास तौर पे जो होम लोन है वो उस पर लागू होगा कि ये जो प्री क्लोजर चार्जेस हैं ये आपको हटाने पड़ेंगे। इनफैक्ट हर्ष जी के साथ हमने वो शो भी किया था जिसमें वो बात निकल कर आई थी, तो वो शायद अब थोड़ा एक टेंशन कम है, जहां पर आपको कोई प्री क्लोजर चार्जेस नहीं होंगे और उसके लिए साफ साफ डेफिनेशन आपके होम लोन में लिख के आएगी भी कि आपको जब भरना है आप उसे बंद कर सकते हैं विदाउट एनी हिडन चार्जेस। लेकिन चार्जेस से हर जी एक और चीज याद आई, होम लोन में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं, मतलब वो एक आध ऐसी फीस और ट्रांजैक्शनल फीस और उसके बाद कोई उसकी स्टैम्प ड्यूटी भी भरनी पड़ती है। मतलब जो बहुत सारे लोगों ने तो शायद सुना ही नहीं होगा कि होम लोन में कैसी स्टैम्प ड्यूटी, वो तो प्रॉपर्टी पे होती है। वो सब बताइए कि एक होम लोन आउट ऑफ पॉकेट जब आप लेने जा रहे होते हैं कितने हिडन और एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं? इनफैक्ट विपिन जी, बहुत सारे चार्जेस होते हैं और वो आप यूजुअली जैसे हम इंटरेस्ट रेट को तो नेगोशिएट कर रहे हैं, प्रोसेसिंग चार्जेस के साइड में 2 तरह के कॉस्ट हैं। एक है जो बैंक आपका लोन प्रोसेस करने का चार्जेस लेती है, और दूसरे हैं जो मैंडेटरी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह जो कॉस्ट है, जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है, तो वो चेंज नहीं होगी। मान लीजिए आप कोई प्राइवेट बैंक से ले रहे हैं या कोई दूसरी बैंक से ले रहे हैं, तो जो स्टैट्यूटरी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह के चार्जेस हैं वो बदले नहीं जाते हैं। तो किस तरह के चार्जेस होंगे वो आपको बता दूं। पहला ऑफ कोर्स प्रोसेसिंग चार्जेस, ये बैंक आपसे लेती है कि मैं आपका लोन प्रोसेस कर रहा हूं, तो मुझे उसका एक प्रोसेसिंग चार्जेस चाहिए। तो ये अगर आपका रिलेशनशिप आपके बैंक के साथ अच्छा है और अगर आप नेगोशिएट करें डिफरेंट बैंक्स के साथ, तो अमूमन आप ये प्रोसेसिंग चार्जेस वेव करवा सकते हैं, क्योंकि ये एक बैंक के कॉस्ट हैं जो कहती है कि आपका लोन प्रोसेस करने का मैं 1% या कुछ चार्ज कर रहा हूं। तो अगर आप अच्छी तरह नेगोशिएट करें तो ये डेफिनेटली आप वेव ऑफ करवा सकते हैं। अब जो दूसरे कॉस्ट है, दूसरा कॉस्ट होगा, बैंक आपको लोन देने से पहले प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करवाएगा फ्रॉम अ वैल्यूएशन एक्सपर्ट। जो वैल्यूअर है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैल्यूअर है, उनसे वो आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कराएंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं मेरी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है या 5 करोड़ की है, उसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू क्या है ये एक वैल्यूएशन करने वाला करेगा, और उसके चार्जेस बैंक आपसे ही लेती है। तो ये इसमें ऑफ कोर्स नेगोशिएशन के स्कोप होते हैं। इनिशियली हमने देखा है कि वैल्यूएशन चार्जेस के रूप में आपसे 5,000 10,000 रुपया चार्ज कर लेते हैं, और वो 2 जन की वैल्यूएशन कराएंगे। बैंक सिर्फ 1 जन की वैल्यूएशन रिपोर्ट पे रिलाई नहीं करता है, तो आपको वो 2 जन की वैल्यूएशन रिपोर्ट के खर्चे देने हैं, जो आप बैंक के साथ अगर माइन्यूटली जाएंगे तो आप नेगोशिएट या एटलीस्ट उनको हाईलाइट करिए कि इतने चार्जेस नहीं होने चाहिए। फिर इसके बाद आता है कि प्रॉपर्टी को आप मॉर्गेज करेंगे। सो बेसिकली जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, बैंक उसको एक लियन मार्क कर रहा है, उस पे वो आप बेसिकली वो प्रॉपर्टी को गिरवी रख रहे हैं, तो उसको उसका लोन एग्रीमेंट जो बनता है उसको रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसका आपको स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा। तो ये जो कॉस्ट है, इसके अलावा जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है, आप अगर स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट बनाते हैं तो उसकी जो फ्रैंकिंग चार्जेस होती है, स्टैम्प पेपर चार्जेस है, वो आपको देने हैं। तो एक है जो स्टैट्यूटरी एक्सपेंसेस हैं वो ऑलमोस्ट सेम रहेंगे अक्रॉस एनी बैंक, लेकिन जो बैंक के प्रोसेसिंग चार्जेस हैं या वैल्यूएशन रिपोर्ट्स या ऐसी कोई दूसरी बैंक हायर सर्विसेज है, उसमें आप नेगोशिएट कर सकते हैं। तो ये तो वो हो गया। अच्छा हर्ष जी, कुछ बैंक ये भी करते हैं कि अच्छा आपका लाइफ इंश्योरेंस है कि नहीं है, आपका होम का भी इंश्योरेंस करना पड़ेगा, ये तो हमारे लोन में मैंडेटरी है, तो फिर ये भी बंदे के ऊपर आता है। जी हाँ, एक्चुअली विपिन जी ये एक ग्रे एरिया आ जाता है। सो बैंक अगर आपको इंसिस्ट कर रही है कि मुझे प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस चाहिए और मुझे जो बोरोअर है उनका इंश्योरेंस चाहिए, तो बैंक सही है इस मायने में कहने के लिए कि आप जिस प्रॉपर्टी को हम आपके जिसके सामने हम लोन दे रहे हैं, आप उसे इंश्योर कराइए, और आप एज अ बोरोअर अगर आपको कुछ हो जाए तो मुझे इंश्योरेंस चाहिए, ताकि मुझे ईएमआई भरेगा कौन, और मुझे उस झंझट में नहीं जाना है कि मैं प्रॉपर्टी बेचूं करूं वगैरह। तो बैंक जब ये आपसे रिक्वेस्ट करेगी, आपसे मांगती है रादर कि ये दोनों इंश्योरेंस करना, वो सही है। गलत कहां होता है, बैंक कहती है कि ये दोनों इंश्योरेंस आपको मुझसे ही खरीदना है। सो आरबीआई के रेगुलेशंस बहुत क्लियरली कहते हैं कि आप कोई भी कस्टमर को मैंडेटरी या फोर्स नहीं कर सकते कि वो इंश्योरेंस आप खुद बैंक से ही खरीदें।
आप एज अ बोरोवर आपके पास चॉइस होता है कि आप एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खुद से खरीदें, कहीं से भी खरीदें, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से, और वो पॉलिसी आप बैंक को असाइन कर सकते हैं। तो आप मान लीजिए लोन ले रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से फॉर एग्जांपल, और आप पॉलिसी चाहते हैं एलआईसी से लेना या कोई एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस या आईसीआईसीआई या कोई भी प्राइवेट कंपनी से, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से आप पॉलिसी खरीदें, वो पॉलिसी आप अपने आप से खरीद सकते हैं और उस पॉलिसी को आप बैंक को असाइन कर सकते हैं। तो बैंक का आपसे इंश्योरेंस मांगना सही है, लेकिन ये कहना कि आप उनसे ही खरीदें वो गलत है। हम्म। अच्छा, क्योंकि एक सवाल था उसमें कुछ पहलू रह गए फिरोज जी। आपने कहा कि इंटरेस्ट रेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिर वो जो बैंक आपको अच्छा दे दे आप जाके बार्गेन कीजिए। आपने तरीका भी बता दिया कि आप कैसे 1 साल तक की ईएमआई बचा सकते हैं, और सही बात है, आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आजकल तो हर चीज़ मिल जाती है। लेकिन अगेन फिर भी पूछूंगा, जो गवर्नमेंट बैंक्स होती है उनकी थोड़ी प्रोसेस लंबी होती है, थोड़े कागजात वगैरह ज़्यादा मांगते हैं, फिर उनका रवैया भी थोड़ा अलग होता है। प्राइवेट बैंक से क्विक हैं, फास्ट हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनके कुछ चीज़ें स्ट्रिंजेंट होती हैं, बहुत फ्लेक्सिबल नहीं होती, क्योंकि बड़ा लोन है, रिस्क भी इसमें होती ही है, भले पीछे से आपकी एक प्रॉपर्टी उसमें मॉर्गेज है स्टिल। एंड फिर एनबीएफसीज वगैरह, या जितना मैं जानता हूँ एचएफसीज, ये थोड़ा आपको महंगा लोन देती ही देती हैं। जब ये बारी आए तो कई बार लोगों को क्या लगता है, अरे मुझे तो एक बैंक ने मना कर दिया, अब मैं भले ही महंगा मिल रहा है पर ले लूँ, वो मन में थोड़ा फोमो सा आ जाता है। वहां पे डिसीजन कैसे लें? पहले आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाना है कि किसके पास पहले जाऊं, कहाँ किसका दामन ना पकड़ने को मिले, फिर सेकंड दामन किसका हो। Okay. ये अगर आप क्लियर हैं तो आपको जाना है पहले तो पब्लिक सेक्टर बैंक के पास। Okay. उसके ब्याज दरें सबसे अच्छी हैं। मैं पहले उधर गया और मेरा बेड़ा पार वहीं हो गया, तो मैंने वहीं से ले लिया। अगर वहाँ मनाही हो जाए, वो मनाही कब होती है, 2 कारणों से हो सकती है। या तो फिर प्रॉपर्टी में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी हो, या फिर आपके जो क्रेडिट स्कोर्स हैं वो थोड़े खराब हो। मेरे हिसाब से आज का जो करंट दौर है, जहाँ पे अपार्टमेंट ले जाते हैं लोगों के, इंडिपेंडेंट घर कम होते हैं। जैसे मैं मैसूर से हूँ तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट घर हैं, तो उसकी पूरी पूरी कुंडली निकालना एक प्रॉपर्टी की बहुत जान जाती है। तो बैंकर मना कर देता है, नहीं चाहिए यार, इतने 2 करोड़ के लोन के लिए इतनी मेहनत क्यों करूंगा। अपार्टमेंट लेने तो जाहिर सी बात है, प्री अप्रूव करा लेता है बिल्डर, ताकि उसके अपार्टमेंट बिक पाए। तो आप फर्स्ट जाएंगे पब्लिक सेक्टर बैंक के पास, सेकंड जाएंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक के पास, थर्ड जाएंगे एनबीएफसीज के पास, राइट। अगर इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाएंगे, सीधे हाई जंप नहीं करेंगे, तो आप अगर 8.5 का मना हो गया तो सीधे 11 पे नहीं जाएं और उसको ट्राई करें। तो इसकी आपको इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, नेम नहीं करना चाहता, वो पूरी कंपैरिजंस देती हैं, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको एक्सेल शीट में डाउनलोड करके उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। देखो, डॉक्यूमेंट्स ज़्यादातर सबको एक ही किस्म के चाहिए होते हैं, तो मुझे क्या करना है, मुझे 4 जगह अप्लाई करना है, तो इतनी कठिन चीज़ नहीं है। जैसे लोग, अगर बच्चे स्कूल कॉलेजों की एप्लीकेशन करते हैं, 10 एप्लीकेशन करते हैं, 10 में तो जाने वाले हैं नहीं ना, एक ही में तो जाना है। फिर भी इधर 10 एप्लीकेशन कर दो ना, सब अप्रूव करेंगे तो आपको नेगोशिएशन में काम आ सकती है। ओके, ओके। अच्छा, आपने क्रेडिट स्कोर की बात की, सिविल स्कोर जिसको इन जनरल कह देते हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कई लोगों की आंख तो तभी खुलती है जब वो होम लोन पे जाते हैं कि अरे ये तो इतना इंपॉर्टेंट था, इसके 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे होने से मेरा तो पूरा मामला ही पलट रहा है। उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, या उसका कैसे कोई ध्यान रख सकता है? उसका ध्यान रखना है तो यू कांट सॉल्व अ प्रॉब्लम व्हेन द वुल्व्स आर नॉकिंग। बाहर भेड़िए हो तब आप कुछ सॉल्व नहीं कर पाते ना। तो आपको क्या करना है कि आपको किसी भी उम्र में, आपको पता है कि 2-3 साल में मुझे होम लोन लेना है, तो आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी बिल्ड करने लग जाए। आज घर नहीं लेना, अगर आज घर नहीं भी लेना है तो आपकी क्रेडिट स्कोर बिल्ड करने के लिए, जैसे मेरी वाइफ के पास कोई लोन ही नहीं था, तो उनका क्रेडिट स्कोर ही नहीं था, स्कोर ही नहीं रहा होगा, राइट। तो फिर मैंने क्रेडिट कार्ड यूं ही फॉर्मेलिटी के लिए लिया, फिर उनकी स्वाइपिंग की, उनको प्रॉम्प्टली पे किया, फिर क्रेडिट स्कोर बिल्ड किया। अगर आप ये 2-3 साल की प्लानिंग से करेंगे, तो क्योंकि एक इंसान को अंदेशा होता है कि यार मैं 2-3 साल तक तो खरीद ही नहीं पाऊंगा, बट आज से काम करने लगेंगे तो आपको एटलीस्ट आधे % का फर्क पड़ सकता है आपके ब्याज दर में। और आधे % का ब्याज बहुत छोटा ब्याज लगता है। ये कंपाउंडिंग, जैसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग बहुत अच्छी चीज है, लोनों में भी कंपाउंडिंग बहुत दिक्कत देने वाली चीज है। तो उसकी आप प्लीज 2 साल पहले से तैयारी करें, अपनी क्रेडिट स्कोर को मॉनिटर करें, ऐसा क्रेडिट बिहेवियर करेंगे उससे डेवलप हो क्रेडिट स्कोर। 650 से ज्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक ठाक माना जाता है, उसको 800-900 पे कैसे लाया जाए, ताकि आपको पहले एप्लीकेशन में, और उसका फायदा मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है सर। 1 साल का ब्याज, 1 साल की EMI आप जरूर बचा लेंगे अगर ये अच्छा आपका क्रेडिट स्कोर हुआ तो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपने क्रेडिट स्कोर पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि बैंक उसको काफी ज्यादा तवज्जो देता है। और जैसा कह रहे हैं यहाँ पर फिरोज जी कि अगर वो आपका अच्छा निकला और 750 के ऊपर या 800 के ऊपर है, तो शायद वो एक्सीलेंट में चला जाता है, तो आपको बहुत सस्ते में लोन
मिल सकता है। आप कभी एडवर्टाइज पढ़िएगा बैंक के, जब ये लोन के अब आने शुरू होंगे ना, उसमें वो डालेंगे कि आपका सिविल स्कोर इतना है तो इतना परसेंटेज में मिलेगा, इतना है तो इतना परसेंट, तब आपकी आंख खुलती कि अरे जरा देखें स्कोर चेक करें, फिर बहुत लेट हो जाता है। तो हाउ टू बिल्ड अ क्रेडिट हिस्ट्री, गुड क्रेडिट हिस्ट्री, गुड स्कोर, वो भी फिरोज जी ने बताया। अब हर्ष जी, एक और इम्पॉर्टेंट सवाल है जो फिरोज जी ने थोड़ी देर पहले कहा भी कि वो 20-25 पेज का एक पुलिंदा होता है ना, जिस पे न जाने कितने साइन लगते हैं, और डेफिनेटली ना कोई उसको समझता है ना पढ़ता है पूरा, कितना पेशेंस भी नहीं है, उसकी लैंग्वेज भी बहुत जटिल होती है। हालांकि आरबीआई ने वक्त वक्त पे कहा है कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए, बट स्टिल अनफॉर्चुनेटली अभी भी वो बहुत एक क्लिष्ट डॉक्यूमेंट होता है। फिर भी उसमें क्या अहम चीजें हैं जो देखनी चाहिए? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी को दिखवा लें, लेकिन बिना देखें उस पर साइन ना करें। तो देखिए विपिन जी, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। आपके जो प्राइमरी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आपको देखने हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स कंडीशंस क्या होंगे कि आपके ब्याज करंट रेट क्या है, फ्यूचर में जो होगा वो एमसीएलआर प्लस कितना होगा। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि आपका फ्लोटिंग रेट लोन है तो उसमें आपका जो भी ब्याज दर लगेगा वो एक एमसीएलआर प्लस कितना लगेगा। तो बताएंगे कि अगर हमारा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट जो है मान लीजिए एक्स है, हम उससे 2% ज्यादा लगा रहे हैं आपसे या कुछ भी, तो एक वो क्या टर्म्स हैं। करंट आपको मान लीजिए 7.5 या 8% में मिल रहा है, लेकिन आगे जाके रीसेट होगा तो कैसे रीसेट होगा, किस बेसिस पे रीसेट होगा, तो वो एक आपको पढ़ लेना है। आपका लोन टेन्योर पढ़ लेना है आपको। जो बेसिक बेसिक एलिमेंट्स है वो आप पढ़ेंगे। अब इसके अलावा जो स्टैंडर्डाइज टर्म्स कंडीशंस है, 20 पेज का पूरा डॉक्यूमेंट है, आप उसे बेशक पढ़ लीजिए, लेकिन आप कुछ भी कर लें, बैंक उसमें कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस बदलने वाली है नहीं। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि इसकी वजह से आप पढ़ना भी छोड़ दें, उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, नहीं मैं वो नहीं कह रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि वो अग्रीमेंट आपके लिए कस्टमाइज नहीं होने वाला है, लेकिन जो मेजर टर्म्स कंडीशंस हैं जो यूनिक हैं आपके लोन को लेके, सो जो बोलते हैं कि आपके लोन रिलेटेड क्या आपके टर्म्स कंडीशंस हैं वो हैं, और एक है जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस। तो जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस आप नजर डालने बदल नहीं पाएंगे। जो स्पेसिफिक आपके लोन के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको बहुत अच्छी तरह वेट करिए। कहीं भी एरर दिख रही है आपको तो उसे करेक्ट करवाइए। ये नहीं कि बैंक वाला आपसे अगर सामने कहता है कि नहीं ये तो फॉर्मेलिटी के लिखा गया, नहीं, आप साइन कर रहे हैं, बैंक मैनेजर चेंज होगा, अगले टाइम में 5 साल बाद कोई और आएगा तो वो फ्रेंडली नोट का डिस्कशन पे कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। तो कुछ भी आपको ऐसा दिखता है जो आपको अग्री नहीं किया गया है और आपको अचानक कॉन्ट्रैक्ट में ऐड किया गया है, उसे आप बदलवा लीजिए फॉर श्योर। तो ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अनफॉर्चुनेटली नहीं चाहते हुए भी हमें करना पड़ता है कि बैंक जब आपसे साइन करवाती है, अक्सर जो सारे डॉक्यूमेंट्स वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ भी भरा हुआ नहीं होता है। फिर वो बैंक कहती है कि आप साइन करके दे दीजिए, बाद में हम भर के हम उसको जमा करेंगे। तो आपको इंसिस्ट करना है कि अभी फिलहाल, क्योंकि वो सब भरने से आइडियल सिचुएशन ये है कि आपको आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे साइन ना करें, लेकिन कैसी सिचुएशन रहती ही नहीं है प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट में कि आप बिना, आप बोलेंगे सब कुछ भर के दें फिर मैं साइन करूंगा। तो या तो आपको बहुत बड़ा कस्टमर होना होगा जो बैंक आपके सामने सब आपकी बात सुनेगा, नहीं होगा तो आप अगर साइन करके ब्लैंक दे भी रहे हैं, आप बैंक को इंसिस्ट करिए भरने के बाद आपको ऑफिशियली एक पूरा सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दें। ये आरबीआई ने भी मैंडेट कर रखा है कि अगर एज अ बोरोअर आप रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने साइन किए हैं उसकी एक कॉपी आपको दी जाए, तो बैंक आपको ऑफिशियली वो डॉक्यूमेंट का सेट देगा। सो हर एक बोरोअर से मैं दरख्वास्त करूंगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने साइन किए हैं, अपनी बैंक के या लेंडर के पास जाइए, उनसे कहिए कि एक सेट ऑफ वो पूरा डॉक्यूमेंट्स आपको दें, आप अपनी फाइल में उसे लगा के रखिए। कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको अगर उसका रेफरेंस करना पड़े, तब जाके आपको वो दौड़ शुरू नहीं करनी पड़े। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जो सारी बातें हर्ष जी ने कही है। बिल्कुल उस डॉक्यूमेंट को बहुत सीरियसली लें, ब्लैंक पेपर्स पे साइन ना करें, करने भी पड़ जाएं तो बैंक से उसकी कॉपी बाद में ज़रूर मांगे और आरबीआई का हवाला दे के मांगे कि ये आपको मुझे देनी होगी, और उसे संभाल के रखें क्योंकि आगे कभी कोई भी प्रॉब्लम हो, बहुत लंबा प्रोसेस है, 15 साल 20 साल के लिए आप ये लोन लेते हैं तो भूल जाएंगे बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ, लेकिन वो डॉक्यूमेंट आपके काम आएंगे। यहाँ पर एक चीज़ है प्रासंगिक है जो मैं बात ज़रूर कर लूँ, वो है बहुत सारा खबरों में रहा पिछले दिनों, अखबारों में, टीवी पे हमने भी उस पर बातचीत की, और वो था मामला सुप्रीम कोर्ट का जिसमें उन्होंने बैंक बिल्डर नेक्सस की बात की। हालांकि पुराने मामले हैं जब वो 80-20 और ये सारी स्कीम्स बहुत ज़्यादा चल रही थी देश में, वो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट बन रहे थे बैंक बिल्डर और आम घर खरीदार के बीच में, जिसमें बाद में बिल्डर भाग गया, उसने ईएमआई देना बंद कर दी और फाइनली गला पकड़ा गया ग्राहक का बैंक ने। लेकिन अब इसकी बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से सीबीआई जांच हो रही है। तो जस्ट क्विकली आप दोनों के रिएक्शन
क्या ऐसे ट्राई पार्टी एग्रीमेंट जहां पर बिल्डर कह देते हैं कि मैं इतने दिन तक ईएमआई भर दूंगा, फिर आप कैरी ऑन कर लीजिएगा, प्रोजेक्ट फंस गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसी स्कीम्स में होम लोन लेने चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो अगर इतनी लेवरेज्ड बायआउट है तो इधर बहुत सारा इन्वेस्टर की डिमांड ज़्यादा होती है। ऐसे ऐसे इसमें क्या करता है कि इंसान एक घर खरीदने के लिए दो खरीदता है, बोलता है ये 20% बढ़ जाएगा, मैं बेच दूंगा, मेरे डाउन पेमेंट, एक जो घर खरीद रहा हूँ उसकी डाउन पेमेंट का प्रबंध हो जाएगा। तो इसमें तो जाए ही ना। अगर आप पहले तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जा रहे हैं तो बहुत रिस्क होता है। मैं कितने लोगों को जानता हूं जो घर में ही मिला और ईएमआई पे कर रहे हैं। हाँ। आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था, गिफ्ट सिटी में एक 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट स्टॉल हो गया, चारों टावर स्टॉल हो गए 6 साल से, 2019 से। उसमें एक दो चीज़ों, लोगों का दुख दर्द बांटा था उन्होंने। 2019 से वो ईएमआई भर रहे हैं और उनको आज तक पोजीशन नहीं मिली, 2021 में मिलनी थी पोजीशन। सो कुल मिला के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आपको बहुत सावधान रहना है, पॉइंट 1। ऑफ कोर्स रेरा के इंट्रोडक्शन से काफ़ी स्ट्रीमलाइनिंग हुई है, बट आई थिंक यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ट्राई पार्टी एग्रीमेंट तो बंदा इतना डेस्परेट है कि मैं बेच दूं और कैसे ईएमआई भरता जाएगा। बिल्डर की कैश फ्लोज इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि हम भी एक एनबीएफसी चलाते हैं। बिल्डरों को ब्याज दरों पे, क्या ब्याज दरों पे पैसा उठाने की उम्मीद होती है पता है? 18% पे वो पैसा उठाने के लिए तैयार है। वो आपकी क्रेडिट के आधार पे 8% पे पैसा उठा रहा है। आप उसको ट्राई पार्टी एग्रीमेंट दे रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? फिरोज साइन करके दे रहा है, समझो फिरोज से 5 करोड़ लेने हैं, वो कहता है छोड़ दो साहब, आप 5 करोड़ मैं बैंक से ले लेता हूं और उसकी ईएमआई भरता जाऊंगा। तो उसको क्या ब्याज दर पे पैसा मिला? 8% पे मिला। बिल्कुल। अगर वो कोई भी एनबीएफसी के पास बिल्डर जाता है उसको 18% पे मिलता है। तो उसने बहुत क्लेवरली दूसरे की क्रेडिट रिस्क पे अपना ब्याज 10% से घटाया, 10% से घटाया। आप कोई भी एनबीएफसी की बुक ले लें, काफी सारे लिस्टेड एनबीएफसी हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी टू बिल्डर्स, प्रोजेक्ट फाइनेंस जिसको कहते हैं, उसका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन बैंकों को मिलता है, उनकी कमाई बहुत ज्यादा होती है। तो आपके कंधे पे उसने अपना लोन लिया और ऊपर वाले की दया रही, कुछ हुआ नहीं तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा। बट अगर उसको कुछ हो गया, फॉर द 10% प्रोबेबिलिटी आपकी जिंदगी तबाह है। इफ यू आर ट्राइंग टू सेव मनी टू बाय अ हाउस, वो आपका सपना एटलीस्ट 15 साल आगे चला गया। राइट। मुझे लगता है हर्ष जी आपकी भी राय इससे कुछ खास अलग होगी नहीं। हालांकि इन दिनों आरबीआई के इंटरवेंशन के बाद काफी पहले से इस तरह की स्कीम्स बंद हो गई, लेकिन वही ना, कान इधर से घुमा के पकड़ लिया, उधर से घुमा के पकड़ लिया। दुखती रग होती है वो होम बायर की कि भाई मैं किराया भी भर रहा हूँ, ईएमआई भी भर रहा हूँ, तो कोई और भर देगा तो बढ़िया है। अभी भी घुमा फिरा के स्कीम्स आ जाती है, बट नो, दूर रहना है। एब्सोल्युटली राइट विपिन जी। नो, बिकॉज आप समझिए कि आज एक अफोर्डेबिलिटी, जो हाउसिंग की एक अफोर्डेबिलिटी है, वो सबके लिए नहीं है। तो अगर आपको ऐसी कोई स्कीम आपके सामने दी जाती है जो अचानक आपको बताने लग जाती है कि ये देखो अभी आपकी रेंज में आ गया, अभी आपका अफोर्डेबिलिटी में आ गया, तो हम क्या होता है ना कि हम थोड़ा वो सोचना बंद कर देते हैं कि इसके पीछे का मैथमेटिक्स क्या है। तो सबवेंशन स्कीम्स की जो हम बात करें 80-20 की या 20-80 की बात कर रहे हैं, तो उसका फाइनेंसिंग इज फॉर द बिल्डर। अब जो ये इशू उठ के आया था वो ये था कि प्रॉपर्टी बनी नहीं और बैंक ने लोन डिसबर्स कर दिया इन द नेम ऑफ द बोरोवर, और प्रॉपर्टी भी हाथ में नहीं आई और लेकिन लोन पूरा निकल गया। तो पैसा गया किधर? तो पैसा वो बिल्डर को चला गया। तो इसमें फंसने वाले जो इंसान है वो है बोरोवर। बिल्डर का जो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ वो रेरा अपना प्रोसेस पूरा करेगा, वो कोर्ट्स अपने प्रोसेस पूरे करेंगे, लेकिन इस बीच एक नॉर्मल इंसान को अपनी ईएमआई भरना, आपका एग्जिस्टिंग घर का रेंट भरना, ये पूरा कैलकुलेशन मैथमेटिक्स को पूरा बिगाड़ देता है। तो यस, सिर्फ आपको अगर कोई चीज बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा प्रेजेंट किया जा रहा है आपके सामने कि आपकी अफोर्डेबिलिटी में आ जाता है, तो आप बोलते हैं चलो मैं डिसीजन लेके आगे बढ़ता हूं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत सतर्क रहना होगा। 15 से 20 साल का टेन्योर है, पूरा लोन आपके नाम पे लिया जा रहा है, भरना आपको वापस है। अगर प्रॉपर्टी नहीं भी मिली, बैंक और लेंडर जो है वो आपसे ही मांगने वाले हैं। उनको प्रॉपर्टी तो मॉर्गेज की गई है, लेकिन पहला राइट और रिकवरी वो उनका आपसे है और आपकी बाकी सब प्रॉपर्टीज पे भी है, ना कि सिर्फ उसी प्रॉपर्टी में जिसमें आपका लोन लिया है आपने। जी बिल्कुल। और ये वही उदाहरण है जो अभी हर्ष समझा रहे थे थोड़ी देर पहले। बहुत सारे लोगों ने बिना देखे उन एग्रीमेंट्स पे, जो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होते थे, उन पे साइन किए, एंड फाइनली बिल्डर किसी भी कारण से हट गया, प्रॉब्लम हो गई, रुक गया, भाग गया, गला पकड़ा गया घर खरीदार का, क्योंकि उस एग्रीमेंट में टेक्निकली उनका भी नाम था। वो एग्रीमेंट अगर आपने साइन किया है तो फिर उसको नॉकडाउन करना भी इतना आसान नहीं होता है। कहा जा रहा है, एक्सपर्ट हमें बता रहे हैं कि अभी भी जब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, हाँ ठीक है मंशा गलत थी इसलिए गला पकड़ा जा रहा है, बैंक और बिल्डर का नेक्सस बताया जा रहा है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि टेक्निकली अभी उसको रिजॉल्व करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो एग्रीमेंट पे तो आपने साइन किए हुए हैं,
और वो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट है, मतलब आपने उसको एक कानूनी दस्तावेज बना दिया। लेट्स सी उसमें और क्या होता है। मामला अभी कोर्ट में है और उसकी और जांच है, लेकिन आपके लिए एहतियात की बात कि अगर ऐसी कोई स्कीम, सबवेंशन स्कीम किसी दूसरे रूप में आपके सामने खड़ी हो जाए, लालच में मत फंसिएगा ना। क्विकली एक दो सवाल और। फिरोज साहब, होम लोन ले लिया, सब कुछ हो गया, कितनी बड़ी रिस्क आप ले चुके होते हैं इसके बाद, और उसको आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? क्योंकि आदमी की लाइफ में और भी 50 खर्चे लगे रहते हैं, उसको एक दो साल बाद लगता है थोड़ा ईज आउट हो गया और फिर वो भूल सा जाता है। फिर एक दिन जाके कोई घटना ऐसी घटती कि याद आता है कि ओ माय गॉड, अभी तो इतनी ईएमआई बाकी है। मेरे हिसाब से उसकी रिस्क तब होती है जब आप एक बबल के दौर पे सबको देखा देखी घर खरीद लेते हो। ओके। देखिए, आज मैं दूसरी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि सेल्स, जो Q1 के सेल्स आए हैं, जैसे बेंगलोर में 15% की डीग्रोथ देखने को मिली है, राइट। काफ़ी हर जगह डीग्रोथ देखने को मिली है, मुंबई में थोड़ी सी फ्लैटिश देखने को मिली है। तो अब जाहिर सी बात है, बिल्डर बड़े स्मार्ट होते हैं। वो क्या करते हैं कि जो एरिया में दूसरे बिल्डर होते हैं सबसे बात कर लेते हैं, बोलते हैं यार नया घर हमें बेचना नहीं है, इसके कम। क्योंकि क्या है कि मुंबई में, फॉर एग्जांपल, मुंबई में लैंड लेके कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स बहुत सारे और खर्चे होते हैं, बट इतनी मार्जिन होती है बिल्डर की कि वो 18% 20% का ब्याज देके भी वो प्रोजेक्ट को वायबल बना लेता है। तो क्या करता है कि वो लास्ट जो 30-40% होते हैं ना, वो उसका प्रॉफिट का माल होता है। अगर 1000 अपार्टमेंट है एक बड़े से कॉम्प्लेक्स में, तो 400 अपार्टमेंट उसके फ्री हैं, तो वो बेचता ही नहीं है। वो 4 बिल्डरों से बात कर लेता है, बोलता है हम कोई नहीं बेचेंगे, तो और भाव गिरने नहीं देता है। ये कैसे पता लगेगा कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं उसमें अगर कोई इंडिविजुअल से घर खरीद रहे हैं, सेकेंड हैंड घर खरीद रहे हैं, उस पे आपको दाम कम मिल रहा है और फर्स्ट हैंड घर पे दाम घट ही नहीं रहे, इसका ये मतलब है कि बिल्डर टू बिल्डर नेक्सस है। सो आपने ये देखना है, आपका नुकसान तब होगा अगर आपने प्रॉपर्टी खरीद ली 30% ज्यादा दाम में, क्योंकि 5 साल का ब्याज आपने प्रीमियम में दे दिया। अगर समझो 2 साल हो गए, भाव बढ़ा नहीं है और आपको पता है कि यार 7-8% का ब्याज दे रहा हूं, 2-3% का किराया बचा रहा हूं, 1% की टैक्स बचा रहा हूं, 4% से क्या मेरे घर के कैपिटल अप्रिशिएट होगी? 5 साल में 20-25% की अप्रिसिएशन जैसा घर ले रहे हो तो इतना नुकसान नहीं। नुकसान उस चीज का है जो सब रजिस्टर वाला 6% ले लेता है। ये जो दुखद बातें हैं वो आपको देखने। सो पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि प्राइस एट विच यू बॉट द हाउस, जज्बाती हुए बगैर खरीदना है। मेरा एक कोलीग है, वो अब सडनली, आज तक तो किराए घर में रहता था, अब उसने घर देखा, सी व्यू दिख रही है, 19 करोड़ का घर खरीदूंगा, तो अभी आप जज्बाती हो गए। इतना उसने अच्छी मार्केटिंग ब्रोशर बनाया, उसने शो फ्लैट इतना अच्छा बनाया कि कल तक आप किराए घर में 4 लाख की 3 लाख के किराए में रहने के लिए तैयार थे, आज आपको 20 करोड़ का घर चाहिए। और उससे मैं बैठा नेगोशिएशन करने के लिए, वो 19 करोड़ से 17 करोड़ पे ऑटोमेटिकली आ चुका है। क्योंकि वो आप खरीद रहे हैं तो आपको एक मन ललचाता है, छोड़ना यार नेगोशिएशन, तो वो आदमी नेगोशिएट नहीं कर पाता। जब मैं घर खरीदने जाऊंगा तो मैं किसी और को ले जाता हूं, क्योंकि वो जज्बाती नहीं होगा मेरे घर के बारे में। सो नेगोशिएशन करने के लिए ऐसा दोस्त ले जाएं जो जज्बाती ना हो जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्डर्स हैव अ लॉट ऑफ रूम फॉर नेगोशिएशन। राइट, तो इस बात का ध्यान रखिए ताकि होम लोन के भी जाल में आप ना फंस जाएं। हर्ष जी, क्विकली एक सवाल और कि लोन आपने ले लिया, चल रहा है, बढ़िया है, सब कुछ है, मैंने ये भी सुना है कि बीच बीच में जाके अगर आप बैंक से कहें कि देखिए मेरा रिकॉर्ड अच्छा है, 1-2 साल बढ़िया मैंने भरा है, वो आपका 1-8% कम कर देते हैं, क्या ऐसा होता है? जी नहीं, नॉट रियली। आई मीन, आप बैंक को जब तक ये लगेगा कि आप उनके साथ ही रहने वाले हैं, वो आपका ब्याज दर कम नहीं करते। आपको ये बताना होगा कि आपके पास कहीं और पे एक ऑफर है जो कम ब्याज दर पे आपको मिल रहा है और आप वो लोन शिफ्ट कर लेंगे, तब जाके वो आपको कंसिडर करेंगे कि भाई ठीक है, मैं पुटअप करता हूं। अगर पब्लिक सेक्टर बैंक है तो बोलेंगे मैं हायर अथॉरिटीज को पुटअप करते हैं रिव्यू के लिए और ब्याज दरें कम करने की वो देख सकते हैं। लेकिन जब तक उन्हें लगेगा और उन्हें ये यकीन होगा कि आप कहीं और नहीं जाने वाले हैं, बहुत मुश्किल है कि वो आपका इंटरेस्ट रेट कम करें। लेकिन यस, 2 कारणों से आपका इंटरेस्ट रेट रीसेट होना चाहिए। एक, ऑफ कोर्स, जब आपका फ्लोटिंग रेट पे है और आरबीआई की रेपो रेट्स कट होती हैं तो आपका तुरंत इफेक्ट दिखना चाहिए। नहीं हो रहा है तो आप अपने बैंक के पास जाइए और ये उनके पास उनको हाईलाइट करिए कि आपका ब्याज दर कम नहीं हुआ है। दूसरा, अगर आपका क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट स्कोर जो है वो आपकी बेटर होती है, तो आप एक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। क्योंकि कई बैंक्स, क्या, जैसे आपने पहले कहा कि एडवर्टाइजमेंट में या उनकी वेबसाइट्स पे ही लिखा होता है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर मान लीजिए 800 के ऊपर है तो ब्याज दर आपका इतना लगेगा, अगर आपका क्रेडिट स्कोर 700 750 के बीच में है तो इतना लगेगा। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर बेटर हुआ है तो आप डेफिनेटली अपनी रिपोर्ट लेके, सिविल आपको साल में एक बार रिपोर्ट आपकी फ्री में देता है, तो आपको क्रेडिट रिपोर्ट के लिए खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। तो साल में एक बार अपनी क्रेडिट रिपोर्ट डाउनलोड करें
बैंक को वो रिपोर्ट भेजें और कहें कि भाई मेरा क्रेडिट स्कोर बेटर हो गया है, तो मुझे एलिजिबिलिटी है अब बेटर लोन का इंटरेस्ट रेट के लिए, तो प्लीज उस पे ध्यान दें। अगर आपको लगता है कि बैंक नेग्लिजेंट हो रहा है और अपनी सिर्फ इंटेंट की वजह से आपका लोन कम नहीं कर रहा है, तो फिर आपको दूसरे बैंक के साथ नेगोशिएशंस करना चाहिए और इवैल्यूएट करिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करिए कि क्या आप लोन शिफ्ट करें, उसके जो चार्जेस हैं, प्रोसेसिंग चार्जेस या स्टैम्प ड्यूटी, मॉर्गेज चार्जेस हैं, वो सब मिलाने के बाद आपको शिफ्ट करने का फायदा हो रहा है, तो ही आप शिफ्ट करेंगे। लेकिन अपनी होता है क्या कोशिश, ये अगले आसान होता 20 है साल का हर्ष लोन है। ये शिफ्टिंग ऑफ लोन, क्योंकि ये सुनने देखने में बड़ा अट्रैक्टिव लगता है और वो जिसकी मैं बात कर रहा था आरबीआई ने वहां पर भी वो क्लियर कर दिया और उनका पर्पस भी है कि कई बार लोग लोन शिफ्ट करना चाहते हैं तो फोरक्लोजर चार्ज इतना हैवी लगा देते हैं कि आदमी वो भूल ही जाता है। अब जब आपको उससे मुक्ति मिल रही है और आरबीआई का एश्योरेंस मिल रहा है, ये एक अच्छा डिसीजन होता है क्या कि आप वक्त वक्त पे देखते रहें और आपको कहीं फायदे वाली चीज दिखाई दे तो फिर आप शिफ्ट करें। जी हाँ, विपिन जी, मैं कह रहा हूँ कि हर साल में एक बार आपको है ना ये कोशिश बैंक के साथ करनी चाहिए। 20 साल का लोन है, आप इसे एक एनुअल एक्सरसाइज समझ लीजिए कि हर साल आपको अपना क्रेडिट स्कोर डाउनलोड करना है और बैंक को एक एप्लीकेशन जरूर दे देनी है कि मेरा क्रेडिट स्कोर बेटर हुआ है, मेरे चांसेस ऑफ डिफॉल्ट कम है, तो आप डेफिनेटली मेरा लोन का इंटरेस्ट रेट कम करें। नहीं होगा ये तो, ये आप मान के चलिए कि वर्स्ट के सिनेरियो के नहीं होगा, जो आप भर रहे हैं उतना तो आप भर ही रहे हैं। लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर बेटर हो रहा है और बैंक आपका इंटरेस्ट रेट घटा देता है, ये बहुत ही वर्थवाइल एक्सरसाइज है। मान लीजिए आपका अगर 25 पैसा 25 बेसिस पॉइंट्स भी कम होता है और आपके 10 साल बाकी हैं लोन के रीपेमेंट के लिए, तो ये बहुत बड़ी रकम बन जाती है। सो आई थिंक एवरी एफर्ट आपको करना चाहिए जहां पे आपका इंटरेस्ट रेट कम हो सके। ये साल में एक बार एक कोशिश तो आपको जरूर करनी चाहिए। हम्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हर्ष समझा रहे हैं, क्योंकि देखिए पूरी बातचीत का जो सार निकल कर आ रहा है ना, वो ये निकल कर आ रहा है कि अगर आप एक इन्फॉर्म्ड कस्टमर है फ्रॉम द डे यू स्टार्ट टेकिंग द बैंक लोन, बैंक वालों को पता लग जाएगा भाई ये 4 जगह के कंपैरिजन निकाल के ला रहा है, इसको बहुत सारी चीजें पता है। इसीलिए ये कार्यक्रम हम कर भी रहे हैं कि अगर आप एक इन्फॉर्म्ड कस्टमर हैं तो बैंक लोन लेने से लेकर पूरा जो उसका टेन्योर है, जब तक आप उसे चुकाएंगे, बीच में कई बार आपकी जो बैंक ब्याज दरें वो रीसेट होगी, आरबीआई कभी ब्याज ऊपर करेगा कभी नीचे करेगा, क्योंकि लंबा मामला है। कभी कोई बैंक अच्छा ऑफर देगा, आप अगर इन्फॉर्म्ड रहते हैं और बैंक के पास जाते हैं, उनको ये बात समझ में आती है कि भाई ये जो बंदा है ना ये सब पढ़ लिख के आता है, तो वो कहीं आपको जाने ही नहीं देंगे, क्योंकि कहाँ जा रहे हैं सर, रुकिए हम ही आपका इतना कर देते हैं, बल्कि 0.5% आपको ये भी बेनिफिट दे देंगे। तो ये जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको लोन में हमेशा फायदा होता रहेगा। जैसे स्मार्टली फिरोज साहब ने अभी अपने लोन की कहानी बताई कि उन्होंने क्या क्या करा और उनको 1 साल की ईएमआई की बचत हो गई, बहुत बड़ी चीज होती है वो। फिरोज साहब, एक और सवाल जो आप पहले एक्सप्लेन कर रहे थे, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा वक्त है हमारे पास तो उसको बता दें कि वो जो एक तरीका है ना कि जहां आप अपना पैसा एक जगह डाल दें, तो आपको काफी कई बार फाइनेंशियल प्लानर जो आप जैसे आते हैं वो ये तरीका बताते हैं, लेकिन कभी इतनी विस्तार से बात नहीं हो पाती। जी देखिए, जैसे होम क्रेडिट अकाउंट जिसको कहते हैं, या फिर जिसने जहाँ से मैंने लिया इंडियन बैंक से, उसको कहा गया है कि होम फ्लेक्सी होम ओडी ओके। ओवरड्राफ्ट है। उसमें ऑफ कोर्स उसने 30 पैसा ज़्यादा ब्याज लिया मेरे से, ओके। बट उसमें मेरे काफ़ी कैश फ्लोज रहते हैं। देखिए, तो कैश फ्लो रहते हैं, आपने कुछ म्यूचुअल फंड रिडीम किए 10 करोड़ के, तो 10 करोड़ अगर इधर रखता मैं 4 दिन के लिए, क्योंकि जब तक कि वो एप्लीकेशन प्रोसेस होकर री इन्वेस्ट होता, तो 4 दिन का मेरा ब्याज हट जाता है। तो ये फ्लेक्सी ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स होते हैं। हर बैंक का उसके प्रोडक्ट का नाम अलग है। कुल मिला के एक टर्म लोन के तौर पे होम लोन देखा जाता है। टर्म लोन मतलब एक पूरी अवधि के लिए टर्म, 10 साल 20 साल 15 साल। होम क्रेडिट अकाउंट्स या होम ओडी अकाउंट्स, ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स, ये मान के चलते हैं कि आपने लोन लिया है, वापस 2 महीने के लिए आप लोन हटा भी सकते हैं, वापस उसी अकाउंट से चेक काटेंगे तो वापस होम लोन चालू हो जाएगा। ओके। सो ये ओवरड्राफ्ट मैकेनिज्म में जैसे कंपनीज करती हैं अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए, क्या करती हैं, कोई वर्किंग कैपिटल के लिए टर्म लोन नहीं लेता, ओवरड्राफ्ट लेता है। तो वैसे ही अगर एक इंसान ओवरड्राफ्ट लेने लग जाए तो दैट्स द बेस्ट ऑप्टिमल वे ऑफ टेकिंग अ लोन। अगर आप नॉर्मल फाइनेंशियल प्लान देखते हैं तो ऑलमोस्ट इसमें 0.8 से 1% का ब्याज का फर्क पड़ जाता है। एक इंसान अगर जो 5 करोड़ का लोन लेता है, उसकी बैंक में एवरेज डेली बैलेंस, एडीबी जो कहते हैं, जैसे अब काफी एडीबी इस पे काफी बैंक स्ट्रिक्ट हो रही है, इतनी मिनिमम होनी चाहिए, तो एवरेज डेली बैलेंस उस इंसान की एटलीस्ट 4-5 लाख रुपए होती है। ओके। तो 5 लाख वहां ना रख के यहाँ रखे, या किसी के पास कभी उसके पास 2 करोड़ आए, वापस 2 करोड़ का बोनस इधर डाल दे, या 50 लाख आए, 10 लाख आए, जो भी पैसे आए,
इसको आप अपना प्राइमरी सेविंग्स अकाउंट बना लेंगे, ओके, राइट, ना कि आपका दूसरा सेविंग्स अकाउंट। इसको प्राइमरी सेविंग्स अकाउंट बना ले, उसमें से चेक काटने की सुविधा मिलती है आपको। जब पैसे आए तो आप अपनी सैलरी अकाउंट्स को वो बना सकते हैं कि सैलरी सीधे कंपनी उस वाले ओवरड्राफ्ट अकाउंट में डाल देगी, तो जिस दिन सैलरी आई उस दिन ब्याज नहीं लगा कि सैलरी पे, तो आपका होम लोन घट गया, वापस बढ़ा लिया, घट गया, वापस बढ़ा लिया। सो दिस इज कॉल्ड एन ओवरड्राफ्ट, flexi home overdraft accounts. Every bank has a different name to it, but it's the same concept. चलिए, तो अब होम लोन लेने जाएंगे तो इस चीज की भी बात आप पहले कर लीजिएगा, बहुत फायदे की चीज है। आई थिंक विद दैट हमने होम लोन से रिलेटेड A to Z सारी बातें कवर कर ली है। फिर भी कोई कुछ छूट गया है, जब आप ये कार्यक्रम देखेंगे तो आप हमें डेफिनेटली बिल्कुल मैसेज करके डाल दीजिए। इसकी एक सीरीज और बना लेंगे, फिर फिरोज जी और हर्ष जी को बुला लेंगे, थोड़ी और बातें आपको समझा देंगे। लेकिन आई थिंक एंड आई होप आज जितनी बातें की हैं, अब जितने भी इस फेस्टिव सीजन में होम लोन लेने का मन बना रहे थे, इस प्रोग्राम को देख लेंगे। सारी बातें, कैसे लेना है, किससे लेना है, किस तरीके से लेना है, कैसे उसको चलाना है और कैसे उसमें भी बचत कर लेनी है, ये बातें आपको पता लग जाएंगी। तो फिरोज जी एंड हर्ष जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत इन डिटेल, इन डेप्थ और मज़ेदार तरीके से आपने हमारे दर्शकों को बता दिया कि एक होम लोन के लिए क्या करना और कैसे सक्सेसफुली उसे लेना है और मेंटेन करना। थैंक यू वेरी मच, आप शो पर आए। और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, अपने राय जरूर भेजिएगा। इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।